शेख हसीना की सरकार ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरह ही वहां भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वह भी स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में। देखिए, यह जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला है, यह सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित है। ऐसा सोचना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। जितनी भी विदेशी ताकतें इस मूवमेंट में साथ दिया, वो किसी न किसी कारण से बांग्लादेश से नाराज थे। बांग्लादेश हिंसा की आग में ऐसा झुलसा कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ अपना पद छोड़ना पड़ा, बल्कि वहां से भागने के लिए भी मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद देश की कमान सेना ने संभाल ली। पिछले कुछ सालों में तख्ता पलट की यह पहली घटना नहीं है, बल्कि दुनिया ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी ऐसा होते हुए देखा है। इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसीलिए इससे दूसरे देशों को भी लेसन लेने की जरूरत है, और खासकर भारत को, ताकि वहां इस तरह के एनार्किस्ट एलिमेंट्स अपना सिर न उठा सकें। शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भारत पहुंची और कई देशों से अपने लिए शरण की गुहार लगाती दिखी। लेकिन यह मत सोचिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह बांग्लादेश तक ही सीमित है, क्योंकि जब अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान के साथ दूसरे आतंकी ताकतें किसी देश में इंटरवेंशन करती है, तो रिजल्ट अल्टीमेटली ऐसा ही होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अफगानिस्तान और श्रीलंका में हुआ तख्ता पलट है। डेमोक्रेटिकली चुनी हुई शेख हसीना की सरकार ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरह ही वहां भी सेना के इशारे पर तख्ता पलट की साजिश होगी, और वह भी स्टूडेंट मूवमेंट की आड़ में, जिसमें देश की आतंकी ताकतें भी शामिल होंगी। देखिए, यह जो आंदोलन बांग्लादेश में देखने को मिला है, यह सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित है। ऐसा सोचना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जो दूसरे देशों के डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस करते हैं, तो उसका असर ऐसा ही देखने को मिलता है। शेख हसीना, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्शन प्रोसेस के जरिए चौथी बार चुनकर वहां की सत्ता पर काबिज हुई थी, उनको सत्ता पर देखकर वहां के बेगम खलीदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी और बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन, जमाते इस्लामी, यह पचा नहीं पा रही थी। और फिर अमेरिकी डीप स्टेट, चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिला, उसी की तस्वीर आपको बांग्लादेश में नजर आ रही है। मतलब साफ था कि वहां जो सत्ता में नहीं आ सके, उन्होंने सेपरेटिज्म, वायलेंस, एनार्की के साथ सेना का सहारा लेकर वहां तख्ता पलट दिया, और इसमें उन्हें दूसरे देशों से भी खूब सहारा मिला। और ऐसा तब होता है जब आप अपने देश की इंटरनल प्रॉब्लम को दूसरे देशों के साथ शेयर करते हो और उन्हें इंटरफेयर करने को कहते हो। अब देखिए, लिटरली शेख हसीना अमेरिका और चीन की परवाह किए बिना बांग्लादेश को नेशन फर्स्ट के सिद्धांत के अकॉर्डिंग विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही थी, जिसकी वजह से एशिया के कई देशों के मुकाबले विकास और हैप्पीनेस के मामले में बांग्लादेश बेहतर स्थिति में था, जो अमेरिका और चीन सहित पाकिस्तान की कई ताकतों को एकदम पसंद नहीं आ रहा था। जितनी भी विदेशी ताकतें इस मूवमेंट में साथ दिया, वो किसी न किसी कारण से बांग्लादेश से नाराज थे। सुपर पावर अमेरिका बांग्लादेश में एयरबेस के लिए जमीन मांग रहा था, और शेख हसीना ने इसे देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका इससे नाराज था और वह चाहता था कि शेख हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब अमेरिका को लगा कि उसके हाथ से सारी चीजें खिसक गई हैं, तो उन्होंने इस बात का समर्थन शुरू किया कि शेख हसीना ने अनडेमोक्रेटिकली चुनाव कराए हैं। यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनाने के लिए फ्रंट फुट पर आई, और वहां शहबाज शरीफ की सरकार का गठन कर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और उसे ऐसे में पाकिस्तान में लोकतंत्र दिखाई देता है और बांग्लादेश में सब कुछ अनडेमोक्रेटिक दिखाई देता है। देखिए, शेख हसीना ने अपने 2 दशक के टेन्योर में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए। भारत के साथ वह फ्री ट्रेड की राह पर भी चल रही थी, लेकिन चीन को तो बांग्लादेश में बीआरआई के लिए जमीन चाहिए थी। शेख हसीना इसके लिए भी राजी नहीं थी। अब ऐसे में वह चीन को भी नाराज कर बैठी, और इन सब कंडीशन में शेख हसीना घरेलू मोर्चे पर, इस्लामिक रेडिकलिज्म के मोर्चे पर घिरने के साथ ही विदेशी सुपर पावर की आंखों में भी खटकने लगी थी। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसे लेकर अमेरिका की तरफ से यहां तक कहा गया कि लोगों को पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी जाए। जिस तरह से ढाका में सड़कों पर उतरकर वहां के लोगों को बंधक बनाया गया, हिंसा का नंगा नाच सड़कों पर हुआ, कट्टर इस्लामी ताकतों का प्रदर्शन वहां की सड़कों पर दिखी, कई राजनीतिक नेताओं की हत्याएं और साथ ही खास लोगों के घरों को जलाना, ये कहीं से भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं दिख रहा था। और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA इसको लेकर क्या कर रही है, यह किसी को भी नहीं पता। अब अगर सच कहें तो यह किसी
किसी भी एंगल से छात्र आंदोलन तो दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि यह एक तरह से कट्टर इस्लामी ताकतों का वहां की सड़कों पर तांडव दिखाई दे रहा था। क्या इन ताकतों को सड़कों पर देखकर लगता है कि वहां की सरकार, वहां की संस्कृति या खुद के लोगों को सम्मान करते हैं? बिल्कुल नहीं। इस नंगे नाच को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब अगर करंट गवर्नमेंट से इतना ही प्रॉब्लम थी, तो ऐसे में यह भी देखना होगा, यह भी जानना होगा कि इस तख्तापलट के बाद वहां सत्ता में किसकी वापसी हो रही है। वापसी उनकी हो रही है जो वहां की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कराए गए चुनाव में हार गए थे। अब देखिए, भारत में भी हालात ऐसे ही हो सकते हैं। इन सच सिचुएशन वी नीड टू थिंक केयरफुली एंड कॉस्टली, क्योंकि जिस दिन ये पश्चिमी देश हमारे यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर घुसे, उस दिन के लिए हमें बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे लीडर्स देश से बाहर जाकर यह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका और दूसरे देशों को इंटरफेयर करना चाहिए, जबकि आज तक पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी यही काम किया, जिसके वजह से तीनों देशों में तख्तापलट हुआ और वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं। अगर अमेरिका, यूके और चाइना बांग्लादेश का इतना ही बड़ा शुभचिंतक था, तो शेख हसीना को अपने यहां का वीजा रिजेक्ट क्यों किया? शेख हसीना को लेकर अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि शेख हसीना का वीजा अमेरिका रद्द कर चुका है और फिलहाल शेख हसीना भारत के अंदर मौजूद है। क्यों खुद के जमीन पर पैर तक रखने नहीं दी? So many thanks to the immediate government, which by interfering in the affairs of Jammu and Kashmir gave a clear answer to the foreign powers that we will solve our problems ourselves. मतलब इंडियन गवर्नमेंट इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर विदेशी ताकतों को अपने खुद के इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरफेयर करने का मौका दिया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा ही होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि क्या हम राज्यों में डिस्क्रिमिनेशन देखकर, जातियों में बंटकर उन राजनीतिक ताकतों के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं जो चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ पाए और उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण खत्म होगा और संविधान बदल जाएगा का डर दिखाकर चुनाव की पूरी व्यवस्था को अलग रंग दे दिया, कहीं वह ताकतें देश में बांग्लादेश वाली स्थिति तो पैदा नहीं करना चाहती है। जिस तरह से देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और बहुसंख्यक जातियों में फुट पैदा कर रहे हैं, उन्हें एक आंदोलन के लिए रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस और इक्विटी के नाम पर भड़का रहे हैं, कहीं वह भी इंडिया में बांग्लादेश की तरह तख्ता पलटकर सत्ता में काबिज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। देश में जिस तरह से पिछले 10 सालों में आंदोलन खड़े किए गए, जिस तरह से सीएए के नाम पर सड़कों को घेरा गया, दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों की दंगे में जान चली गई, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को समर्थन देकर उग्र बनाया गया, लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जिस तरह से तांडव किया गया, तिरंगे के साथ जिस तरह से लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया, जिस तरह से देश की संस्थाओं को बदनाम करने और उसके खिलाफ लोगों के मन में एक तरह का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहीं यह बांग्लादेश की स्थिति को यहां दोहराने की कोशिश तो नहीं? क्योंकि बांग्लादेश को देखकर यह सीखना होगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस देश के लोकतंत्र के लिए पश्चिमी ताकतों को देश में इंटरफेरेंस के बारे में कह रही है, क्या वह सही है? सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्या ये संस्थाओं का समर्थन करते हैं, क्या सरकार को समर्थन करते हैं, या सिर्फ देश को दूसरी ताकतों के हाथों बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसे प्रदर्शनकारियों का डेमोक्रेटिक वैल्यू से और चुनाव से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। बस ये किसी भी हालत में केवल सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।